लेंस। लेंस क्या होते हैं? दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। तो बच्चों, दो तलों से घिरा हुआ अगर कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, जैसे या तो इस तरीके से एक तल गोलीय हो ये, और या फिर इसके दोनों ही ये तल गोलीय हो, और ये दोनों तलों से घिरा हुआ ये पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? ये लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने दर्पण जाने थे और प्रकाश का अपवर्तन जाना था, और इसमें हम लेंस को कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्तल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। क्या होता है उत्तल लेंस? यह बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये देखिए, ये उत्तल लेंस है बच्चों, ये बीच में मोटा है और ये किनारों पर पतला है। तो ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस का उदाहरण है। अतः दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, और इसके ये जो दोनों पृष्ठ होते हैं, यानी कि ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? इन दोनों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। ये किरण पुंज को अभिसारित करता है। अभिसारित मीन जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और इससे होकर के जो किरण पुंज निकलती हैं, तो ये किरण पुंजों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के इसके गुण को हम कहते हैं अभिसारित करना, और इसीलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, यानी कि अभिसारित करता है। तो इसीलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा आता है अवतल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है। तो ये बच्चों, ये उत्तल लेंस के विपरीत, उत्तल लेंस क्या था? ये बीच में मोटा था और किनारों पर पतला था। और ये अवतल लेंस, ये बीच में देखिए पतला है और ये किनारों पर ये मोटा होता है। साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। उत्तल लेंस की ही भांति इसके दोनों जो पृष्ठ है बच्चों, उनकी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, और यह किरण पुंज को अपसारित करता है। अपसारित मीन्स फैलाता है। जैसे मान लीजिए ये अवतल लेंस है ये, और इस पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ये वाली किरणें, तो ये क्या करता है? ये किरणों को फैलाता है इस तरीके से, यानी कि फैलाता है, यानी कि अपसारित करता है। और इसी वजह से इस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेंस में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। बच्चों, लेंस में इसको आगे समझने से पहले हम इसमें कुछ प्रयुक्त होने वाले सामान्य शब्दों पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा वह अवतल हो, के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है। ठीक है, इसमें दो गोलीय पृष्ठ हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। और ये जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, ये एक गोले का ही भाग होते हैं। जैसे ये वाला जो पृष्ठ है, इसको हमने किसी गोले से ही काट के बनाया है, ये देखिए इस तरीके से। और ये वाला जो पृष्ठ है, इसको भी किसी गोले से ही हमने काट करके ये बनाया है। तो इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो गोले हैं जिनसे हमने इनको काटा है, इनके जो केंद्र हैं, हर गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है, तो इनके जो केंद्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं, और इनको हम सी से निरूपित करते हैं इस तरीके से। चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों में ही वक्रता केंद्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे। एक जो लेफ्ट साइड में होता है उसे C1 कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको C2 कहते हैं।
इसी तरीके से अगर हम अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होंगे। एक इस साइड होगा, उसे हम C1 कहेंगे, और एक इस साइड होगा, उसे हम C2 कहेंगे। अब आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। जो इसके दोनों वक्रता केंद्र है, इनको मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है सीधी, वो क्या कहलाती है? वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आगे चलते हैं। प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः O अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, इसका ये जो बिल्कुल जो बीच का बिंदु होगा, ये वाला, ये बिल्कुल जो बीच का बिंदु होगा, ये क्या कहलाएगा? ये प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। केंद्रीय बिंदु, बिल्कुल मध्य का बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। और इसको हम किससे निरूपित करते हैं? इसको हम कैपिटल O से निरूपित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। बच्चों, इस प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण निकलेगी तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। मतलब वो कहीं मुड़ेगी नहीं, कि विचलित नहीं होगी, बल्कि वो सीधी निकल जाएगी। इसको हम कैपिटल O से निरूपित करते हैं। अब आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास। ये जो वृत्ताकार इसकी ये जो रूपरेखा है, इसका ये जो प्रभावी व्यास है, ये इसका द्वारक ये कहलाता है। अब आगे चलते हैं। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? लेंस का मुख्य फोकस उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अविसारित हो जाती हैं, यानी कि इकट्ठी हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। बच्चों, उत्तल लेंस पर जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर जितनी भी किरणें गिरती हैं, तो वो किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अविसारित यानी इकट्ठी हो जाती हैं, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, कोई ये उत्तल लेंस है MN, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है ये, और मुख्य अक्ष के समांतर ये जितनी भी किरणें इस पे ये आपतित हो रही है, ये जितनी भी किरणें इस पर आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब मुख्य इसे लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर ये इनको इकट्ठा कर रहा है। ये देखिए, इन सब किरणों को इसने एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठा कर दिया, अवसारित कर दिया, इस बिंदु पर इकट्ठा कर दिया, और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। और बच्चों, इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये किरणें, ये अभी तो आपने लेफ्ट साइड से डाली, ठीक है, तो इसने राइट साइड पर एक बिंदु पर ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी कर दी। इसी तरीके से अगर हम किरणें इधर से डालें तो ये अपवर्तन के पश्चात इधर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी कर देगा। यानी कि कोई लेंस जो है, इसके ये दो पृष्ठ हैं, इसमें दो फोकस होते हैं, एक ये F1 और ये F2, ठीक है। अब क्योंकि किरणें जो लेंस में जो डाली जाती हैं वो मुख्य रूप से किधर से डाली जाती हैं? लेफ्ट साइड से ही डाली जाती हैं, तो इसका जो मुख्य फोकस है वो ये F2 ही कहलाएगा। तो ये दो फोकस हैं, एक F1 और एक ये F2। बच्चों, इसी में हम ये समझ लें, ये जो वक्रता केंद्र C था जिसको हमने पीछे समझा है, ये वक्रता केंद्र है, तो क्योंकि इसकी जो वक्रता केंद्र की दूरी है वो फोकस की बिल्कुल डबल होती है। ये फोकस है जी, इसके प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस की दूरी है उसकी ठीक डबल होती है वक्रता केंद्र की दूरी, तो हम इसको वक्रता केंद्र C1 को हम 2F1 भी शो करते हैं। इसी तरीके से वक्रता केंद्र C2 को 2F2 भी हम शो करते हैं, ठीक है। अब आगे इसी को हम मुख्य फोकस को अवतल लेंस में देखते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। बच्चों, अवतल लेंस के केस में अगर जाने, उत्तल लेंस की तरह इसकी भी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें चलती हैं, तो उत्तल लेंस तो उन किरणों को एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता था, लेकिन ये क्या करता है? ये
क्योंकि किरणों को फैलाता है, इकट्ठा तो करता नहीं है। अगर हम उन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखिए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए ये अवतल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आपतित हो रही हैं। ये देखिए ये किरणें आपतित हुई हैं ये, और आपतित ये जो किरणें हैं ये अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये किरणों को फैलाता है ये, जिसने ये किरणों को अपसारित कर दिया। और जब हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु से निकलती हुई हमको प्रतीत होंगी, और जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इस तरीके से तो उत्तल लेंस के केस में जो मुख्य फोकस था वो राइट साइड में था, और अवतल लेंस के केस में जो मुख्य फोकस है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये F1 है और ये 2F1 यानी कि इसका वक्रता केंद्र है। तो वो यही कह रहा है कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर अनेक किरणें आपतित होती हैं, और ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई यानी कि निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चों मुख्य फोकस आपको उम्मीद करती हूं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होती है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी जो होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, आइए उन नियमों को हम समझते हैं। ये नियम बच्चों बहुत आसान है। ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में पहला नियम है कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण निकलेगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण निकल रही है ये कहां से होकर जा रही है, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। और अवतल लेंस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है ये मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ये इससे होकर जाएगी उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में इससे निकलती हुई प्रतीत होगी। क्या नियम है कि जो किरण फोकस से होती हुई लेंस पर आपतित होगी, ये देखिए ये फोकस से होती हुई लेंस पर आपतित हुई है तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आसान है बहुत। जो समानांतर है मुख्य अक्ष के वो फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जा रही है वो समानांतर हो जाएगी। अवतल लेंस के केस में देखें तो जो फोकस से निकलती हुई ये फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तीसरा नियम है बच्चों, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो उत्तल और अवतल लेंस दोनों में ही जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, ये देखिए ये किरण कहां से होकर जा रही है, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये किधर भी मुड़ेगी नहीं, बल्कि ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और सेम अवतल लेंस के केस में होगा, प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली किरण ये अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो इसके 3 नियम थे। पहला क्या था, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा था जो फोकस से होकर के आपतित हो रही है वो समानांतर हो जाएगी। और तीसरा प्रकाशिक केंद्र O से सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी आधार पर अब हम देखते हैं वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों जानते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर जब हम वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखते हैं तो प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो हम समझते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। इसमें ये मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है Mn, ठीक है, और इसकी ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर जब कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो किरणें अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर ही इस पर आपतित होंगी। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर केंद्रित हो जाती है। देखिए सारी किरणें ये कहाँ मिल गई, मुख्य अक्ष के फोकस पर मिल गई। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बच्चों कहाँ बनता है, फोकस F2 पर, जिसे हम मुख्य फोकस भी कहते हैं उत्तल लेंस का। तो फोकस F2 पर, और इसका साइज कैसा होता है, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, और वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक बनेगा और ये उल्टा बनेगा।
कंडीशन है जब वस्तु 2f1 से परे हो। 2f1 से परे हो मतलब जैसे मान लीजिए 2f1 है ये, और इस 2f1 से और अनंत के बीच में कहीं वस्तु रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है ये समझिए। ये देखिए उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये कोई वस्तु है ए बी, और ये कहाँ रखी है, ये 2f1 से परे यानी कि अनंत और 2f1 के बीच कहीं भी हो सकती है। तो इससे दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, और जो किरण समानांतर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, वो मुख्य फोकस से होकर के ये जाएगी, और दूसरी इसके प्रकाशिक किरण ओ से जो जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। जहां ये किरणें मिल जाएंगी वहीं इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। तो प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के बीच में, और इसका साइज देखिए प्रतिबिंब का बच्चों वस्तु की अपेक्षा में छोटा दिख रहा है, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये देखिए वस्तु इस तरीके से है, तो वस्तु के सापेक्ष इसकी स्थिति कैसी है, ये वास्तविक और उल्टा है। अब आगे चलते हैं। अगली कंडीशन है जब वस्तु 2f1 पर हो, ठीक है, तो इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए बच्चों ये कोई लेंस है Mn, उत्तल लेंस है ये, ठीक है, और ये क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक, और इस पर कोई वस्तु ए भी रखी हुई है 2f1 पर या फिर वक्रता केंद्र C1 पर, एक ही बात है। C1 को 2f1 भी कहते हैं क्योंकि ये दूरी जो होती है ये f1 की जस्ट डबल होती है। इस पर ये कोई वस्तु ए भी रखी हुई है, इस पर दो तरीके की किरणें निकलेंगी, ए बी से एक निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर ये जाएगी। ये देखिए ये जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई है ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। ये देखिए ये फोकस से होकर के गई है, और जो दूसरी प्रकाशिक केंद्र ओ से जो जाएगी, ये देखिए ये वाली, ये प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के जा रही है, वो बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधे निकल जाएगी, और जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी वहां किसी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अगर वस्तु 2f1 पर है तो इसका प्रतिबिंब बच्चों 2f2 पर बनेगा, तो 2f2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, मतलब जो वस्तु ए बी का साइज है वही इस प्रतिबिंब का भी साइज होगा, और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हमने समझा। अगला है जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए इसको भी चित्र द्वारा समझते हैं। ये देखिए कोई ये उत्तल लेंस है Mn, ठीक है, और ये इसकी ये क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए भी रखी हुई है, ये कहाँ पे रखी है, F1 व 2F1 के बीच में, ठीक है। और इससे वही प्रतिबिंब बनाने के लिए फिर वही एक समानांतर किरण निकलेगी, मुख्य अक्ष की समानांतर है ये वाली, और जो समानांतर मुख्य अक्ष की समानांतर किरण होती है वो अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होकर के गुजरती है, वो अपवर्तन के पश्चात बच्चों देखिए हमेशा फोकस से होकर के ये गुजरती है। ये देखिए ये फोकस से होकर के निकली है, और अगली किरण जो प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के गई है वो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, जहां ये किरणें दोनों मिल जाएंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये किरणें कहां पर मिली हैं, इस तरह पर, तो यानी कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहां पर बना है, ये 2f2 से परे, ये देखिए 2f2 से या C2 से बाहर बना है ये, तो 2f2 से परे, और ये हमें दिख रहा है कि ये वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है, और वस्तु की अपेक्षा कैसा है, बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा। तो उत्तल लेंस के लिए अभी हमने 4 कंडीशन में देखे, और चारों ही कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे ही बने हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। अगला है जब वस्तु F1 पर हो, जब कोई वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए ये कोई उत्तल लेंस है Mn, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, और वस्तु कहाँ रखी है, F1 पर कोई वस्तु ए भी रखी है, और वही जो किरण समानांतर निकलेगी वो कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर के जा रही है, ये देखिए फोकस से होकर के ये गुजरी है ये, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, देखिए प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो अगर कोई वस्तु F1 पर है तो ये देखिए कहीं किरणें हमें मिलती हुई दिख रही है, ये हमें कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही, तो अगर ये कहीं मिलेंगी तो अनंत पे भले कहीं जाकर के मिल जाए। तो जब कोई वस्तु F1 पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और असीमित रूप से बड़ा, काफी बड़ा होता है, और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा ही होता है, ठीक है। तो ये था कि जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर, असीमित रूप से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा होता है।
अगला है जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। वस्तु कहां पर हो? फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये देखिए इसमें भी उत्तल लेंस MN है, ये इसकी मुख्य अक्ष है ये, और वस्तु कहां पर रखी है? ये F1 और ये प्रकाशिक केंद्र O के ये बीच में रखी है, कोई वस्तु AB ये रखी है। फिर वही समानांतर किरण चलेगी, वो F से होकर के जाएगी, ये देखिए समानांतर किरण चली और ये फोकस से होकर के जाएगी, और एक जो प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी वो सीधे निकल जाएगी। और पीछे तो ये किरणें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं, यानी कि इनके मिलने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब हम इनको इधर इस साइड बढ़ाएंगे, वस्तु की ही साइड अगर हम इसको बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर जाकर के आपस में मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वही वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनेगा। तो जब वस्तु F1 व O के बीच होती है तो प्रतिबिंब बिंब की ओर बनता है। बिंब यानी वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, जैसा कि मैं चित्र में दिख रहा है कि प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बड़ा है और आवासी तथा सीधा। एक यही कंडीशन है बच्चों जहां पर प्रतिबिंब आवासी और सीधा बना है, बाकी सब कंडीशन में वास्तविक तथा उल्टा बना है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये स्पेशल केस है, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब इन्हीं जो डायग्राम ये बने हैं, प्रतिबिंब जो बने हैं वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के लिए, इन्हीं को हम टेबल के माध्यम से भी समझते हैं। ये देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बिंब की स्थिति है। बिंब की स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F2 पर, ठीक है। और साइज कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार। और इसकी प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? वास्तविक तथा उल्टा। अगला है जब वस्तु 2F1 से परे हो, पीछे से चल रहा है, सबसे पहले अनंत पे था, फिर 2F1 से परे, यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में कहीं भी ये हो सकता है, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के बीच में, और इसका साइज होगा वस्तु की अपेक्षा छोटा, और इसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। अब जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर, और इसका साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब F1 व 2F1 के बीच में है कोई वस्तु, मान लीजिए F1 व 2F1 के अगर बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 से परे बनेगा, और कैसा होगा? बड़ा, विवर्धित, असीमित रूप से बड़ा होगा, और वास्तविक तथा उल्टा ही होगा। अब वस्तु फोकस F1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और ये भी बड़ा तथा अत्यधिक विवर्धित होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। देखिए बच्चों अनंत पे था तो फोकस F2 पे बना, ठीक है, और जब फोकस F1 पर है तो अनंत पर बनेगा, और 2F1 पर है तो 2F2 पे बनेगा। इस तरीके से हमें याद करना है। और 2F1 से परे है तो F2 व 2F2 के बीच, और F2 F1 व 2F1 के बीच है अगर तो 2F2 से परे, मतलब ये इसके साथ उल्टा हुआ है और ये इसके साथ उल्टा हुआ है। तो हमको इस तरीके से हम इस टेबल के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, वरना बना के देख लीजिए, बहुत इजी है। अगर आप कहीं भूल भी जाए तो वस्तु को वहीं रखिए और रख करके आप बना करके देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अगली कंडीशन है जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वो प्रतिबिंब हमेशा बिंब की ओर बनेगा, ठीक है, और ये बड़ा तथा विवर्धित बनेगा और आवासी तथा सीधा। एक यही कंडीशन है जहां प्रतिबिंब आवासी और सीधा बना है, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बना है, ठीक है। इस कंडीशन को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बच्चों वस्तु की दो स्थितियों के लिए बनता है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति है अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं भी हो, ठीक है। या तो अनंत पर हो या अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर हो। अनंत पर होगी तो फोकस F1 पर बनेगा उत्तल लेंस की तरह, और अनंत और लेंस की प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होगी तो फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में ये कहीं भी बन जाएगा। साइज होगा इसका अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का, और इसका साइज होगा छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति दोनों ही कंडीशन में आवासी तथा सीधी होगी। इसको चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब देखिए चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। ये देखिए कोई अवतल लेंस है MN, ठीक है, तो इसमें हमने बताई थी कि अवतल लेंस के लिए
वस्तु की दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए अनंत पर है कोई वस्तु, अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें आ रही हैं। देखिए ये किरणें आई है और एक ये किरण आई है, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं वो क्या होता है, अवतल लेंस के केस में फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस से निकल रही है, ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। और अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर ही बनता है। मतलब अपवर्तन के पश्चात जो इसने किरणों को फैलाया है उनको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस एफ पर ये मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे फोकस एफ से ही निकल रही है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस F1 पर बनेगा। अब देखिए अगली कंडीशन है, जब वस्तु ए बी कहां पर हो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी। ठीक है, तो ये वस्तु ए बी है। ठीक, और इससे वही दो तरीके की किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी और ये हमें फोकस F1 से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, और दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाएगा। तो ये कैसा है, ये भी वस्तु के सापेक्ष छोटा है और आभासी और सीधा है। वस्तु के सापेक्ष आभासी सीधा भी है और वस्तु से छोटा भी है, और सीधा है तो आभासी है। और किधर की तरफ है ये बिंब की तरफ ही बना है। तो ये था बच्चों उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। इनको आप बना बना करके देखिए इन रे डायग्राम्स को और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आएंगे। अब आगे चलते हैं। अगला है लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। बच्चों जिस तरीके से हमने दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी उसी तरीके से लेंस के लिए भी एक चिन्ह परिपाटी होती है। तो दर्पण में बताई गई निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी लेंस में भी लागू होती है। ये क्या है, किरण आरेख बनाते समय लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। इतने प्रतिबिंब हम लोगों ने बच्चों बना बना के देखे। जो लेंस पर किरणें डाली जाती हैं वो कहां से डाली जाती हैं, हमेशा बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से ही डाली जाती है। यानी वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। अगला है लेंस की सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। ये भी हमने पीछे देखा था कि जितनी भी दूरियां नापी थी हमने प्रकाशिक केंद्र से नापी थी और मुख्य अक्ष के साथ नापी थी। ठीक है, अगला है आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। ये चीज हमें ध्यान रखनी है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कोई लेंस है, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो आपतित किरण अगर इधर से लेफ्ट साइड से आ रही है, इसकी दिशा में जो दूरी नापी जाएंगी यानी कि इधर राइट साइड, वो कैसी होंगी सारी, वो सब पॉजिटिव या धनात्मक होंगी। और जो दूरियां इसके अपोजिट साइड में यानी इस तरफ नापी जाएंगी, इस साइड नापी जाएंगी, वो कैसी होंगी, वो हमेशा ऋणात्मक होंगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी होंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है, इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है, वो राइट साइड में होता है। तो जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है बच्चों उसका जो मुख्य फोकस है वो किस साइड होता है, वो इस साइड लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो वो हमेशा फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब आगे चलते हैं। के ऊपर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां धनात्मक तथा अक्ष के नीचे की ओर लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं। बच्चों जैसे ये मान लीजिए लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो जो ऊपर की साइड जो दूरियां ली जाती हैं मुख्य अक्ष से ऊपर की साइड वो पॉजिटिव ली जाती हैं, और जो नीचे की साइड जो दूरियां ली जाती हैं वो हमेशा नेगेटिव ली जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र बिंब दूरी u यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी हम इसको u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी b यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v के द्वारा, और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस सूत्र जो होता है बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदान करता है, और इसका सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये इसका सूत्र होता है, और इस सूत्र का प्रयोग करके हम आगे इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं।
अगला है आवर्धन। आवर्धन भी बच्चों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति, जैसे हमने गोलीय दर्पण में आवर्धन नापे थे, उसी तरीके से जो लेंस का आवर्धन होता है वो भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस तरीके से हमने दर्पण में देखा था कि आवर्धन बराबर क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या अनुपात के बराबर था, इसी तरीके से लेंस में भी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यदि बिंब की ऊंचाई h है और लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो h डैश है, तो जो आवर्धन का सूत्र है वो क्या होगा, सूत्र होगा स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और हम जानते हैं कि m बराबर v अपॉन u भी होता है, तो इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू h डैश बटे h बराबर v अपॉन u। तो बच्चों इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल इस पे भी सॉल्व होंगे। अब आता है अगला टॉपिक, लेंस की क्षमता। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है लेंस की क्षमता? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। बच्चों कोई भी लेंस है वो कितनी प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी कि इकट्ठा कर रहा है या अपसरण यानी फैला रहा है, ठीक है। तो जो उसकी किसी लेंस की जो किरणों को इकट्ठा करने और फैलाने की मात्रा जो होती है उससे हम उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक। लेंस की क्षमता, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो लेंस की क्षमता जो होती है इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है और इसको हम P द्वारा निरूपित करते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर हमने कहा फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी कि P बराबर 1/f। व्युत्क्रम का मतलब है उसको हम 1 के बटे के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों डायोप्टर होता है, जिसको हम कैपिटल D से शो करते हैं, ठीक है। और एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर, मतलब डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की हम क्षमता की बात करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में ही आती है। नेगेटिव में क्यों आती है अवतल लेंस की क्षमता? क्योंकि इसकी फोकस दूरी नेगेटिव में होती है। अब आगे चलते हैं। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम कुछ प्रकाशिक यंत्र ऐसे लेते हैं जिसमें कई लेंस लगे होते हैं और उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा स्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, और इन लेंसों को, जो कई लेंस हैं, इनको प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित और अधिक स्पष्ट, अधिक क्लियर बनाने के लिए हम उन लेंस को जोड़ देते हैं, संयोजित कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है। तो संपर्क में रखे लेंसों की जो कुल क्षमता है, मतलब जैसे हमने 2 या 3 लेंस संपर्क में रखे हैं, उनकी जो कुल क्षमता है वो उनकी अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए 3 लेंसों को हमने जोड़ करके एक लेंस बना दिया, उसकी जो क्षमता P होगी वो तीनों की क्षमताओं यानी P1, P2 और P3 के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।